हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्या आयुर्वेदिक सेंटर बीएमएस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया शारीर यानी कि फिजियोलॉजी। आज हम देखेंगे कि हमें क्रिया शारीर को किस तरीके से पढ़ना चाहिए और क्रिया शारीर को हमें किस तरीके से तैयार करना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर अगर आप इस बार एग्ज़ाम देने वाले हो तो भी आपके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि हमें क्रिया शारीर को किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से इसको तैयार करना है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और एग्ज़ाम में मेनली किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको उनका आंसर किस तरीके से लिखना है, ये सब आज हम इसमें बताने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है, तो आप लोग ये लेक्चर पूरा देखना, कंप्लीट देखना। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ठीक है, दूसरा, अगर जो बच्चे इस बार एडमिशन ले रहे हैं यानी कि जिनका न्यू एडमिशन है और इस बार उनका बैच स्टार्ट होने वाला है, तो उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ आज बेसिक्स की क्रिया शारीर किस चीज़ पे डिपेंड है, यानी किस चीज़ के बारे में है और क्रिया शारीर में हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और छोटी छोटी बातों के बारे में बताएंगे क्रिया शारीर को। आपको कुल मिला के क्रिया शारीर आपके लिए हम इंटरेस्टिंग बना देंगे और आपको आज पता कंप्लीट क्रिया शारीर आपको पता चल जाएगा कि पूरी क्रिया शारीर में हमें क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से हमें पूरे साल इस पे वर्क करना है और किस तरीके से एक साल के अंदर अंदर हमें इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, कि ताकि बैक वैक का कोई झंझट ना रहे, आप सारे बच्चे इसमें पास हो जाओ। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप नए हो, और अगर आप पहले से इस चैनल पे हो तो इस वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आता है तो, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं पसंद आती है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या सुधार करना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, क्रिया शारीर को पढ़ने के लिए मैं आप सबको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसको पढ़ने से पहले आपको क्रिया शारीर का सिलेबस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आप नए बैच से हो या फिर आपका एग्ज़ाम भी आने वाले हैं और सिलेबस आपने नहीं डाउनलोड कर रखा है तो डाउनलोड कर लें। ठीक है, याद रखिए कि एग्ज़ाम में कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं आता। ठीक है, जो भी आएगा वो सिलेबस के अंदर से ही आएगा। तो कुल मिला के फर्स्ट आपका जो मोटिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि सिलेबस का आपको एक एक वर्ड पता होना चाहिए। ठीक है, चाहे इस सिलेबस में आपसे त्रिदोष के बारे में पूछा गया हो, चाहे स्त्रोतस के बारे में पूछा गया हो, चाहे त्रिगुणास के बारे में पूछा गया हो। ठीक है, किसी चीज़ का भी अगर नाम ले ले, कोई भी बात का नाम ले ले, ठीक है, तो आपको इसके अंदर हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से करना है और हर टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मान लो आपके इस बार एग्ज़ाम होने वाले हैं और आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, मान लो 1 महीने का टाइम है, तो उतनी टाइम में आप इसको नहीं कर पाओगे इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको इस टाइम पर किस तरीके से पढ़ना है ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, इस टाइम पर आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ना है और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन पे डीपली नहीं जाना है, उन्हें ऊपर ऊपर से पढ़ के निकाल देना है। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, जिनके आने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं एग्ज़ाम में, वो आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो क्रिया शारीर है इसके अंदर पढ़ते हैं किनके बारे में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स, हमारे जो शरीर की चेष्टाएं होती हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम क्रिया शारीर में पढ़ते हैं। ठीक है, आप फिजियोलॉजी से ही रिलेट कर सकते हैं कि फिजियोलॉजी में जो हम पढ़ते हैं वही हम क्रिया शारीर में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आयुर्वेदा पोर्शन में क्या है फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं और बता दूं कि क्रिया शारीर जो है हमारा, इसके 2 एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 में 50 मार्क्स का आता है आयुर्वेदा और 50 मार्क्स का आता है मॉडर्न फिजियोलॉजी। ठीक है, यानी टोटल जो पेपर 1 होता है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें फर्स्ट पेपर में पार्ट ए होता है 50 मार्क्स का, जिसमें आयुर्वेदा होता है, और पार्ट बी जिसमें कि मॉडर्न होता है वो भी 50 मार्क्स का होता है। इसी तरीके से पेपर 2 यानी कि दूसरा पेपर होता है, वो भी हमारे सिलेबस में दे रखा है, ये रहा पार्ट बी, इसमें मॉडर्न फिजियोलॉजी है। उसके बाद पेपर 2 होता है, ये भी 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 50 मार्क्स का फिर से आयुर्वेदा होता है और 50 मार्क्स का इसके अंदर हमारा क्या होता है, मॉडर्न फिजियोलॉजी। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारा जो क्रिया शारीर है इसके अंदर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, दूसरा पेपर 1 भी 100 मार्क्स का होता है और पेपर 2 भी 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटी के थ्रू इसमें ये होते हैं, पास होने की जो क्राइटेरिया है वो ये है कि 100 में से 50 मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, यानी 200 में से 100 मार्क्स होना चाहिए हर सब्जेक्ट में। ठीक है, तो आप पास माने जाओगे, बाकी जितने अच्छे मार्क्स लिया हो उतना बढ़िया है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि आपको किस तरीके से क्रिया शारीर अब तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने बता दिया सिलेबस का हर टॉपिक पता होना चाहिए। ठीक है,
छोटी छोटी बातें भी आपको बेसिक्स भी पता होना चाहिए, ठीक है। मेनली जो क्रिया शारीर है वो हमारा डिपेंड करता है, यानी मेन जो इसमें टॉपिक है वो ये है दोष, धातु और मल, ठीक है। इसके अंदर हम दोष, धातु और मल के बारे में कंप्लीट पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें बताया गया है पंचमहाभूत। पंचमहाभूत क्या होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं पंचमहाभूत। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ठीक है। ये 5 हमारे महाभूत होते हैं जिन्हें हम पंचमहाभूत कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे त्रिगुणास। तो त्रिगुणास जो हमारे होते हैं वो 3 होते हैं, वात, पित्त और कफ। ये हमारे त्रिदोष कहलाते हैं, ठीक है। या फिर हम इन्हें ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे देह दोष होते हैं, ठीक है, यानी सारी शरीर दोष होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये बात कर लें दोष होते क्या है। तो दोष जो है वो हमारे शरीर को दूषित करते हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारे शरीर को दूषित करे उसे हम दोष कहते हैं, ठीक है। ये भी कह सकते हैं। दूसरा ये भी है कि ये दोष जो होते हैं जब अपनी साम्य अवस्था में होते हैं, ठीक है, यानी कि एक अपने जो इनकी बेसिक क्वांटिटी है, जितने क्वांटिटी इनको होना चाहिए अगर उतने रहते हैं तो ये हमारे शरीर का धारण और पोषण करते हैं। लेकिन अगर ये अपनी क्वांटिटी से ज़्यादा हो जाते हैं हमारे शरीर में, अपनी लिमिट से ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमारे शरीर में दोष उत्पन्न करते हैं, यानी हमारे शरीर को दूषित करते हैं, यानी हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ये थे हमारे दोष। फिर उसके बाद त्रिगुणास। तो हमारे 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। ये 3 हमारे शरीर के गुण होते हैं, ठीक है। और इनके हमें लक्षण और ये सब चीज़ें बुक से पढ़नी है। उसके बाद लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। लोक पुरुष साम्य सिद्धांत में क्या बताया गया है कि जो लोक मतलब सृष्टि, और पुरुष मतलब हमारा शरीर, और साम्य मतलब समानता, ठीक है, यानी कि बाहर की सृष्टि और हमारे शरीर यानी बॉडी में समानता होती है कुछ कुछ, ठीक है। कैसे? जैसे कि क्यों समानता होती क्यों है? क्योंकि हमारा जो शरीर है वो सृष्टि का ही एक अंश है। हमारा शरीर 6 धातु से बना हुआ है, यानी 6 धातुओं से बना हुआ है, पंच महाभूत और आत्मा, ठीक है। तो किस तरीके से समानता है सृष्टि और हमारे शरीर में? जैसे मान लो सृष्टि में अग्नि होती है, जो ऊष्मा होती है, मतलब शरीर में, उस सृष्टि में, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी ऊष्मा होती है जिसे हम पित्त कहते हैं, ठीक है। यानी अग्नि हमारे शरीर में भी होती है, जैसे जठराग्नि, भूताग्नि, जो हमारे शरीर में फूड का डाइजेशन करती है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे सृष्टि में हवा होती है, वायु होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी प्राण वायु होती है, ठीक है। प्राण वायु के संचरित होने से ही हम जीवित रहते हैं। इसी प्रकार कई सारे जो मतलब कई सारी बातों को बताकर हमें बताया गया है कि जो सृष्टि है और जो हमारा शरीर है उन दोनों में समानता होती है। इसी को हम लोग पुरुष साम्य सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद करना है, सामान्य विशेष, ठीक है। इसको अब मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, ये लंबा टॉपिक है। वैसे लोक पुरुष साम्य सिद्धांत भी लंबा ही टॉपिक है, ये मैंने बता ही दिया है। इनको अलग से आपको मैं बता दूंगा किसी टॉपिक में, ठीक है। स्त्रोतस जो होता है ये छोटा टॉपिक है। स्त्रोतस क्या होता है? स्त्रोतस को मॉडर्न में हम बोलते हैं वेसल्स, जैसे आर्टरी, वेन्स और वेसल्स होती हैं। तो वेसल्स को हम आयुर्वेदा में क्या बोलते हैं? स्त्रोतस, ठीक है। स्त्रोतस जो होता है इसको परिभाषा अगर हमें देनी है तो जहाँ पर भी शरीर में स्त्रवण की क्रिया होती रहती है उसे हम स्त्रोतस कहते हैं, ठीक है। तो ये हमें छोटी मोटी बातें बता दी है स्त्रोतस के बारे में, कंप्लीट हम बुक से पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। इसके बाद डेफिनेशन एंड सिनोनिम्स ऑफ टर्म शरीर, शारीर और शरीरी, ये 3 आप याद रखना। शरीर जो हमारी बॉडी, शारीर अर्थात मतलब शास्त्र, जिस शास्त्र के अंदर हम अपने शरीर के बारे में पढ़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? शारीर, ठीक है। इसके बाद बात आती है शरीरी की। तो हमारे शरीर में जो आत्मा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? शरीरी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यह देखना है। इसके बाद हमारा फिर आगे आ जाता है इसमें मानस दोष, ठीक है। तो मानस दोष हमारे कौन से होते हैं? सत्व जो होता है वो दोष नहीं होता, वो गुण होता है, ठीक है। रज और तम हमारे जो हैं मानस दोष कहलाते हैं। तो हमारे 2 दोष हो गए। शारीरिक दोष कौन से हो गए? वात, पित्त, कफ। और मानसिक दोष कौन से हो गए? रज और तम, ठीक है। ये आप याद रखना। फिर इसके बाद हमारा बताया गया है शरीर शारीर में डिफरेंस, ठीक है, तो ये आप कर लेना। उसके बाद इसके अंदर बताया गया पुरुष का कंपोनेंट्स, ठीक है। जैसे षड्धातुज पुरुष होते हैं, चतुर्विंशति पुरुष होते हैं, पंचविंशति पुरुष होते हैं। तो इस तरीके से कई सारे पुरुष होते हैं, उनके भेद होते हैं, तो आपको सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो होता है षड्धातुज पुरुष, जो कि हम होते हैं, ठीक है। षड्धातुज पुरुष की ही चिकित्सा की जाती है, ठीक है। षड्धातुज पुरुष किससे बना होता है? पंच महाभूत और आत्मा, ठीक है। ये 6 धातुओं से हमारा षड्धातुज पुरुष बना होता है और वही चिकित्सा के योग्य होता है। ये 2 बातें आप हमेशा याद रखना। और जो पुरुष हैं उनमें षड्धातुज पुरुष को ही डीपली पढ़ना है, बाकियों को इतना डीपली में नहीं पढ़ना है, ठीक है।
तो ये आपका षड धातुज पुरुष हो गया। उसके बाद तीसरा जो है वो है दोष, ठीक है। यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं दोष, यानी फर्स्ट और सेकंड, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, सामान्य परिचय, ठीक है, ये आपके जो 2 टॉपिक थे उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये एग्जाम के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, ठीक है। इसको स्पष्ट कीजिए, 15 मार्क्स का आया था। तो इसके अंदर हमें बताना था कि दोष धातु और मल मूलम ही शरीरम, तो इसका मतलब है ये कि दोष धातु और मल जो ये 3 हैं ये हमारे शरीर के मूल होते हैं, ठीक है। यानी जो हमारा शरीर होता है वो इन्हीं के आधार पर बना होता है, ठीक है। तो किस तरीके से बना होता है इनके आधार पे ये भी बता दें। तो इसके अंदर देखो, जो दोष होते हैं जो वो क्या होते हैं, जो शरीर का धारण करते हैं और पोषण करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम दोष बोलते हैं, ठीक है। तो अगर दोष हमारे शरीर में एक लिमिट मात्रा में है तो हमारे शरीर का धारण और पोषण करेंगे, और अगर वो लिमिट से ज़्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं तो रोग उत्पन्न करते हैं, विकृति उत्पन्न करते हैं, ठीक है। उसके बाद दोष हमारे 3 प्रकार के होते थे, वात पित्त और कफ, इन्हें हम बोलते थे क्या, शारीरिक दोष। इसके बाद हमारे मानसिक दोष होते थे जिनको हम रज और तम बोलते थे। ये मन के विकार हैं, ठीक है, इसलिए ये मन में विकार पैदा करते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, मानसिक दोष बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा धातु, धातु क्या होती है, तो जो शरीर को धारण करे उसे धातु कहते हैं, ठीक है। धातुएं हमारी 7 प्रकार की होती हैं, ये शरीर का धारण और पोषण करती हैं, ठीक है। फिर इसे हम मेनली मॉडर्न में अगर हम देखें तो धातु को हम टिश्यू से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। धातु को हम टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी धातुएं 7 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहली धातु होती है रस धातु, जिसे हम प्लाज्मा या फिर लिम्फोइड टिश्यू भी कहते हैं। दूसरी हमारी होती है रक्त धातु, जिसे हम हीमोपोइटिक टिश्यू कहते हैं। तीसरी हमारी मांस धातु, जिसे हम मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। चौथी मेद धातु, जिसे हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं या फॉस्फोलिपिड्स भी कह सकते हैं। पांचवी हमारी अस्थि धातु होती है, ठीक है, अस्थि धातु, जिसे हम बोनी टिश्यू या फिर बोन्स भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है शुक्र धातु, जिसको हम बोलते हैं क्या, हार्मोन, ठीक है, सेक्स हार्मोन, ठीक है। शुक्र मतलब स्पर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हम बोलते हैं शुक्र धातु। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ठीक है। तो मज्जा यहाँ पर नहीं बताया मैंने, एक जो छठी धातु होती है वो मज्जा धातु होती है, और सातवीं जो होती है वो शुक्र धातु होती है। मज्जा को हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो बोलते हैं, ठीक है। मज्जा धातु क्या है, बोन मैरो है। तो ये हमारे हो गए क्या, धातुएं। इसके बाद मल की बात करते हैं, मलिनीकरणाद मला, यानी जो शरीर को मलिन करे उसे मल कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको मल के बारे में पढ़ लेना है। इसके बाद फिर उसके बाद हमने 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं ये भी मैंने बता दिया। अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन बताया था। दूसरा क्वेश्चन, ऋतु दोष रसों का संबंध बताना है आपस में क्या है। लोक एवं पुरुष का साम्य सिद्धांत, ये तो मैंने आपको अभी बताया ही था कि सृष्टि और हमारे अंदर जो आपस में जो रिलेशन होता है, यानी कि जो समानता होती है, उसे लोक एवं पुरुष का साम्य सिद्धांत कहते हैं। शरीर, शारीर और शरीरी मैंने बता दिया था। शरीर मतलब बॉडी, शारीर मतलब शास्त्र, और शरीरी मतलब आत्मा, ठीक है। उसके बाद षड धातुज पुरुष के बारे में बता दिया था। पंच महाभूत और आत्मा, ये तीनों दोनों मिलके क्या बनाते हैं, षड धातुज पुरुष, ठीक है। 6 धातुओं का पुरुष, और यही चिकित्सा के योग्य होते हैं। फिर उसके बाद इसकी चिकित्सीय महत्व भी बताना है, ये आप बुक से पढ़ेंगे या फिर मैं अलग से लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। आयुर्वेद में क्रिया शारीर का महत्व बताइए, ठीक है। क्रिया शारीर में सामान्य विशेष की भूमिका, सामान्य विशेष भी आपके सिलेबस में दे रखा था। स्त्रोतस का स्वरूप मैंने बताया था, वेसल्स बोलते हैं इनको, ठीक है। उसका त्रिगुण, त्रिदोष और महाभूतों का, इनके बीच में आपस में क्या संबंध है ये बताना है। जैसे कि जो हमारा वात पित्त कफ है, मान लो, तो वात में किस गुण की अधिकता होती है, किस महाभूत की अधिकता होती है, ऐसे इन तीनों में जो पारस्परिक संबंध है वो आपको बताने हैं, ठीक है। मानस दोष और त्रिगुण का परिचय देना है, यानी मानस दोष कितने होते थे, 2, रज और तम, और त्रिगुण जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सत्व, रज और तम, ये 3 गुण होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अभी हमने फर्स्ट जो 2 पॉइंट्स थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। अब इसके बाद इसके नोट्स भी हमारे पास है। दोष धातु मलमूलात्मक शरीर, ठीक है, यानी दोष धातु मलमूलम ही शरीरम। दीप धातु एवं मल शरीर के मूल हैं। अगर आप कोई नोट्स चाहिए तो आप मेरे को
कमेंट उसमें कमेंट भी कर देना, या फिर आप मेरे व्हाट्सअप इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सअप ग्रुप का, जिसमें कई सारे बच्चे ज्वाइंट हैं। आप भी वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं उस ग्रुप को, और वहाँ से मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, जितने हैं मेरे पास। इसके बाद 2 पॉइंट्स हो गए थे। तीसरा पॉइंट्स आपको दोस्त के बारे में पढ़ना है, ठीक है। दोस्त के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं दोस्त के बारे में, तो वो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, ठीक है। त्रिदोष पे कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं ये आप देख लो। तो वात दोष का परिचय, स्वरूप एवं भेदों का वर्णन करें, ठीक है। वात दोष क्या होते हैं ये आपको बताना है। वात दोष के गुण बताने हैं। तत्र रुक्षो लघु सीता खरा सूक्ष्म चलो अनिला, ये आपको किस में पढ़ा था, अष्टांग हृदय में, ठीक है। तो वो वाले यहाँ पर गुण भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से अष्टांग हृदय में हमने वो भी पढ़ा था, इसके कर्म, तम, चला, उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, वेग, प्रवृत्ति, सम्यक गत्या च धातु नाम अक्षराम पाठवेंचा, ये जो है हमारे वात दोष के कर्म हैं। इसको भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अष्टांग वाला भी यहाँ पर चलेगा, आप वो भी श्लोक यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो कुल मिला के आपको वात दोष का परिचय और स्वरूप और भेदों का वर्णन करें। पित्त का भी ऐसी है और कफ का भी, इन तीनों में से कोई भी एक दे सकता है वो, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है व्यान वायु के कर्म, ठीक है, या कार्य बताइए। पांचवा क्वेश्चन है समान वायु के कार्य बताइए। छठा है वात दोष के भेद तथा स्थान बताइए। पित्त और सातवां क्वेश्चन है पित्त दोष के क्षय, वृद्धि और लक्षण लिखिए। आठवां क्वेश्चन है वात की निरुक्ति, उत्पत्ति, स्थान, गुण, कर्म, प्रकार, क्षय और वृद्धि का वर्णन कीजिए। ये 8th क्वेश्चन भी आ चुका है 15 मार्क्स में, ठीक है। यहाँ पर बात की जगह वो पित्त का पूछ सकता है, कफ का भी पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद 9 क्वेश्चन है कफ की वृद्धि तथा क्षय, ठीक है, कफ की वृद्धि तथा क्षय। और उसके बाद 10वां क्वेश्चन है हमारा दोषों के प्रकृत एवं वैकृत स्वरूप को समझाइए। तो ये 10 क्वेश्चन हमारे हैं। इन्हीं में से ज़्यादातर, वैसे 95% मैं बता रहा हूँ, इन्हीं में से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। ये हो सकता है कि सेम क्वेश्चन ना आए, लेकिन फिर वो ऐसे पूछेगा कि कुछ 7 और 8 और 9 मान लो तीनों क्वेश्चन को मिला के क्वेश्चन बना दिया, ऐसे करके पूछ लेगा, लेकिन आएगा इन्हीं में से, ठीक है। त्रिदोष पे यही मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। आपको इन्हीं 10 क्वेश्चन को तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला है वो देख लो, अग्नि पर कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। तो अग्नि पर बनते हैं अग्नि की परिभाषा, पर्याय, भेद, गुण, कर्म, ये सब चीज़ें हमें बतानी है, ठीक है। अग्नि के भेद कौन कौन से, जठराग्नि, धात्वाग्नि, भूताग्नि, ठीक है। इन सब के चीज़ों का अग्नि के ऊपर मैंने ऐसे एक लेक्चर अपलोड कर रखा है बना के, आप अग्नि के बारे में वहाँ से जाके पढ़ लेना। अगर आपने वो लेक्चर पढ़ लिया तो जहाँ तक है इसके सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है जठराग्नि का वर्णन और उसके भेद। तीसरा क्वेश्चन है भूताग्नि एवं धात्वाग्नियों का परिचय दें। चौथा क्वेश्चन है अग्नि और पित्त में अंतर लिखिए। और पांचवा क्वेश्चन है पंचाग्नि और पाचन अग्नि और महास्त्रोतस के अवयव को बताइए, ठीक है। तो ये हो गए अग्नि के 5 क्वेश्चंस। तो अग्नि पे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं पांचों में से ही आएगा, ये विश्वास रख के आप इस पांचों को बहुत अच्छे से करना। ये नहीं है कि अब आपको कुछ नहीं पढ़ना, यही 5 पढ़ने हैं। अगर आप सिलेबस, कुल मिला के मेन जो आपको फोकस करना है वो अपने सिलेबस पे करना है। सिलेबस में कोई भी वर्ड है आपको छोड़ना कुछ नहीं है। लेकिन अभी एग्ज़ाम का टाइम आ चुका है, टाइम भी ज़्यादा नहीं है, तो आप इन क्वेश्चंस को तो तैयार करके ज़रूर जाना। अगर इनको तैयार करके भी चले जाओगे तो पास हो जाओगे, ये पक्का है, ठीक है। फिर हमारा प्रकृति के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। तो प्रकृति के ऊपर भी 5 क्वेश्चंस बता रखे हैं, ये एग्जाम में आ रखे हैं, इसी तरीके से पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है दोषज प्रकृति और भौतिक प्रकृति के भेद बताइए। सेकंड क्वेश्चन है गर्भज प्रकृति, निर्माण एवं भेद बताइए। थर्ड क्वेश्चन मानस प्रकृति का वर्णन कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन कफ प्रकृति, पुरुष के लक्षण लिखिए। एंड फिफ्थ देह प्रकृति एवं पित्त प्रकृति का वर्णन कीजिए, ठीक है। इसके अंदर जो फोर्थ क्वेश्चन है कफ प्रकृति, पुरुष के लक्षण, तो इसमें वात प्रकृति, पुरुष के लक्षण भी पूछ सकता है और पित्त प्रकृति, पुरुष के लक्षण भी पूछ सकता है। तो इसके अंदर आप वात और पित्त को भी पढ़ लेना, ठीक है। तो ये हो गए प्रकृति के ऊपर आने वाले क्वेश्चंस, ठीक है। त्रिदोष के ऊपर देख लिए, प्रकृति के ऊपर देख लिए, ठीक है, और आहार के ऊपर और अवस्था पाक, ठीक है। इनके ऊपर किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन क्वेश्चंस को भी देखेंगे, और जो हम ये है थोड़ा इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। जैसे हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन को ही सॉल्व किया है, बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और सिलेबस को जहाँ पर हमने छोड़ा है इसके आगे फिर अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सिलेबस को हमने 3 यहाँ पर कहाँ तक पढ़ लिया है सिलेबस को, ये देखो आप
फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ लिया है, सेकंड पढ़ लिया, थर्ड पॉइंट में भी मैंने आपको बता दिया है दोषों के बारे में, ठीक है। वही है दोष के बारे में, कुल मिला के इसमें आपको वात पित्त कफ के बारे में खूब अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, इन चारों में ही सिर्फ दोष के बारे में पढ़ना है, और जो मैंने 10 क्वेश्चंस बताए हैं वही आपको पढ़ना है, उन्हीं के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। उसके बाद हमारा सिर्फ 7th क्वेश्चन जो है उसमें दोष की वृद्धि, दोष के क्षय, इनके जो लक्षण होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। और 8th क्वेश्चन में हमें पढ़ना है सठ क्रियाकाल, इसके ऊपर मैंने लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, ठीक है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। और लेक्चर तो मैंने वात पित्त कफ तीनों पे भी बना रखा है, वहाँ से आप वात पित्त कफ भी पढ़ सकते हो, ठीक है। यानी कि हमने इसमें काफ़ी हद तक पढ़ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसको शेयर ज़रूर करना। और कोई प्रॉब्लम हो, जल्दी बोल रहा हूँ या फिर कोई भी लेक्चर में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताना। और डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको जो भी दिक्कत परेशानी है, जो भी आपको पूछना बताना है, वो आप वहाँ पर बता सकते हैं, और वहाँ पे हमारे कई बच्चे हैं, वहाँ पे आप उनसे भी कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।